आपके पास कागजात है जमीन के, होगा आपका जमीन का कागजात, लेकिन कागजात रहने के बदले खुशी होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्या आप झारखंड में कोई भी सीएनटी जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि झारखंड में अगर सीएनटी जमीन खरीदना है तो आपको कुछ जानकारी होना चाहिए सीएनटी लैंड के बारे में। अगर आपको पता नहीं है तो आपका पैसा डूब सकता है, साथ ही आप कानूनी प्रक्रिया में फंस सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीएनटी जमीन का खरीद बिक्री सीएनटी एक्ट के तहत सही तरीके से कैसे किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन से कोर्ट से आपको परमिशन लेना पड़ता है सीएनटी जमीन की खरीद बिक्री के लिए। साथ ही अगर आप बिना परमिशन के जमीन खरीद लेते हैं तो क्या नतीजा होगा, इसके बारे में फुल डिटेल हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए। ओके, सीएनटी के बारे में बात कर रहे हैं तो सीएनटी का फुल फॉर्म ये पता होना चाहिए। सीएनटी का फुल फॉर्म होता जो है छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट। 1908 में कानून बना था। ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी ट्राइबल हैं, ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी में जो भी आते हैं, उनके लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया गया था। ओके, इसीलिए सारी कानून प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस एक्ट का वॉल्यूशन करेंगे तो आपसे जमीन भी छीना जाएगा, पैसा भी आपका डूब जाएगा। सीएनटी जमीन की खरीद बिक्री आप कैसे करेंगे, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपको सेक्शन 46 को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 46 ये बताता है कि किसे हम जमीन बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है सेक्शन 46 में, यह कहता है कि आदिवासी जो भी होंगे, ठीक है, उनके एसटी लैंड केवल एक अन्य आदिवासी व्यक्ति खरीद सकते हैं, और वो भी वही खरीदेंगे जो कि उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये कहता है कोई भी गैर आदिवासी इस जमीन को खरीद नहीं सकता है। अगर वो खरीदता है तो इस कानून का उल्लंघन करता है और उसे जमीन वापस भी लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये तो हम समझ गए कि सीएनटी एक्ट में जो दिया गया है सेक्शन 46 में कि आप सीएनटी जमीन खरीद नहीं सकते हो, लेकिन आप इसका यूज कर सकते हैं। वो कैसे? वो सार्वजनिक विकास पर्पज से कर सकते हैं, मतलब कि आप जो है पब्लिक पर्पज से यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्कूल, अस्पताल या उद्योग या कोई लीज या पेट्रोल पंप आपको कुछ लेना है, तो जो पब्लिक के लिए यूज करना है आपको, तो लीज पे ले सकते हैं, लेकिन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको जो प्रॉपर आपको जो है डिप्टी कलेक्टर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सीएनटी जमीन खरीदने बेचने का परमिशन कौन देता है? तो बेसिकली परमिशन जो देते हैं डिप्टी कलेक्टर वो देते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। वो ऑफिसर होते हैं डीसीएलआर। डीसीएलआर कहने का मतलब डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म इनका फुल फॉर्म होता है। तो उनके पास पावर होता है किसी जमीन को खरीदने और बेचने का, ठीक है, वो देते हैं अनुमति पत्र, उनके पास पावर होता है। अगर आप कोई भी जमीन अगर खरीद रहे हैं बिना डीसीएलआर के परमिशन से, कोर्ट के परमिशन से, तो वो जमीन जो है वो अवैध माना जाएगा। अगर ट्रांसफर होता है तो अवैध रजिस्ट्री होगा, अवैध माना जाएगा वो जमीन की खरीद बिक्री। ठीक है, तो आपको प्रॉपर परमिशन लेना होगा, तभी वो जमीन सही माना जाएगा। ठीक है, जमीन बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों व्यक्ति तैयार हैं, दोनों व्यक्ति सीएनटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। सारा नियम कानून को फॉलो किया जा रहा है सीएनटी एक्ट का। तो अब आपको जो है आपको एडवोकेट के माध्यम से जो है डीसीएलआर के कोर्ट में परमिशन लेने के लिए आपको केस फाइल करना होगा, जहां पे प्रथम पक्ष जो बनाया जाएगा वो जो जमीन बिक्री कर रहा है, द्वितीय पक्ष बनाया जाएगा जो जमीन खरीद रहा है उसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जमीन जो खरीदने के लिए जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और बेचने के लिए, दोनों चीज के लिए। तो बेचने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो खरीदने वाला व्यक्ति भी ध्यान से सुनिए और उनसे डिमांड भी करिएगा डॉक्यूमेंट का। ओके, पहला जो है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको जमीन बेचने वाला का देखना है। दूसरा जो है जमीन का पेपर में आता है खतियान, आपको देखना पड़ेगा। ओके, खतियान में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, उस जमीन, उसे जमीन बेचने का अधिकार है भी या नहीं, उनके हिस्से में कितनी जमीन आते हैं। दूसरा, यदि जमीन बिक्री किया हुआ है, बिक्री से वो खरीदे हैं, ठीक है, तो बिक्री पट्टा होना चाहिए। दान खरीद दान होगा, गिफ्ट होगा, कुछ भी डॉक्यूमेंट होगा, उससे आपको देखना है। तीसरा जो है जमीन का ऑनलाइन रसीद, अभी के हिसाब से ऑनलाइन रसीद। ओके, पुराना रसीद है तो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी का रसीद, दो करंट रसीद कटना चाहिए उनका, माल गुजारी। पांचवा जो है कि जमीन का नक्शा, ट्रेस नक्शा होना चाहिए। साथ में ही जो जमीन, जिस जमीन को बेचा जा रहा है, उसका जो है आपको नक्शा बनवाना है अमीन के माध्यम से, तो वो भी आपको फाइल करना होगा। सारा डॉक्यूमेंट एडवोकेट को आपको देना है आपको।
ठीक है। 6 में जो आता है विक्रेता का स्थानीय प्रमाण पत्र, जो उसका स्थानीय प्रमाण पत्र वो देना है। 7 में आता है विक्रेता का जाति प्रमाण पत्र, ये भी देना है आपको। 8वां, इसको ध्यान समझिएगा, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको मुखिया से जो है अपना वंशावली को सत्यापित करना होगा, ठीक है, कि हाँ मैं जिस खतियानी जमीन है या किसी का जमीन है, ओके, उससे तब करना होगा। ओके, अगर जमीन आप ही के नाम पे है और आप ही बेचना चाहते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, वंशावली की कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अगर आप कोई शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, नगर निगम में या नगर परिषद में, तो वहां पर आपको वार्ड मुखिया जो भी होंगे उनसे आपको वंशावली स्थापित करना होगा। वंशावली तब देना पड़ता है जब आपका उस जमीन पे पूरा अधिकार नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स पिताजी का है या आपका दादाजी का है, तब आपको वंशावली देना है। अगर आप ही के नाम पे जमीन है और आप बेचना चाहते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर खतियानी जमीन है तो आपको जो है खतियान में और भी लोगों का नाम है, और भी रैयत है, आपके भाई चाचा जो भी होंगे, तो सबसे आपको एनओसी आपको लेना पड़ेगा कि हाँ भाई ये हमारे खतियानी जमीन है, मेरे भैयात के बीच में जमीन बंटवारा हो चुका है, मेरे हिस्से की जो जमीन है मैं उसे बेच रहा हूँ, और वो लोग एनओसी देंगे आपके भैयात लोग कि हाँ ये अपने हिस्से की जमीन बेच रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह का आपको एनओसी आपको पेपर में देना पड़ेगा एफिडेविट के माध्यम से। ये डॉक्यूमेंट आपको देना है विक्रेता को, जो जमीन बेच रहा है उसको। ओके, अब हम बात करते हैं कि जमीन जो खरीद रहा है उसके बारे में, उसे क्या क्या देना है। उसके लिए जो है जो क्रेता होंगे उनको आधार कार्ड उनको देना है। ओके, दूसरा जो है कि उसका स्थानीय देना होगा कि वो वहां के निवासी है, वो प्रूफ होगा उससे। उसके जाति प्रमाण पत्र देना होगा, और कहीं कहीं पे मांगता है कोई अंचल में वंशावली मांगता है तो भी देना देना पड़ सकता है, वो डिपेंड, वो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या मांग रही है। तो बेसिकली ये सारी चीज आपको बताना था और इस वीडियो में अब मैंने कवर कर दिया। सीएनटी जमीन का परमिशन लेने में कितना समय लगता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सीएनटी जमीन का, ठीक है, केस फाइल होने के बाद क्या क्या कानूनी प्रक्रिया होता है, ठीक है, कितना पैसा लगता है, तो वो सब भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए ऐसे कानूनी जानकारी के लिए। ओके, बने रहे हमारे चैनल के साथ। बाय बाय एवरीवन।